मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और पहली क्लास है अपने पास कुलाम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, कौन सी क्या कर रहे हैं? फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड कुलाम्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूं इंजीनियर रुद्राक्ष सिंह, मेरे साथ आप ये क्लास लेने वाले। चलिए देखो, कुलाम्स लॉ में अपन सबसे पहले देखें तो व्हाट इज द कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ, अपने को पता है कि कुलाम का नियम जो होता है, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं अपने पास। ये अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और इनके बीच की सेपरेशन है आपके पास R। ये R है अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स, कुलाम्स कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगी, उसी इंटरेक्शन को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। तो वो जो फोर्स की वैल्यू होगी प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली क्या दी अपन ने कुलाम्स लॉ ने, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ F जो होगा इन दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक तो ये होगा। सेकंड है कि इनके बीच की सेपरेशन क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये भी क्या करता है, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइक एज ग्रेविटेशन लॉ। जैसे ग्रेविटेशन लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता था, वैसे सेम ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। सेम प्रॉपर्टी आ रही है वहां से। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है के, और ये होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फाइनली फॉर्मूला बन गया अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या बन गया अपने पास? फॉर्मूला बन गया अपने पास। ये कांस्टेंट आ गया अपने पास। के को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? के होता है अपने पास कुलाम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है। वैल्यू किससे होगी? तो कुलाम्स, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब इसके बारे में आगे चलिए आप लोग। ये जो अपन ने देखा कुलाम्स लॉ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले। पहली बात तो ये फंडामेंटल लॉ है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो भी फंडामेंटल होता है, वैसे अपने पास कुलाम्स लॉ है, ये एक अपने पास फंडामेंटल लॉ कहलाता है। ठीक है ना, कैसा लॉ है ये? एक फंडामेंटल लॉ है। ओके, दूसरी बात इसके बारे में देखिए, Q1 एंड Q2 यहां पे क्या होने चाहिए कुलाम्स लॉ में? इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके पास Q1 एंड Q2 चार्ज है शुड बी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। क्या मतलब है पॉइंट चार्जेस का मतलब? पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? जैसे 11th क्लास में अपन ने कहा है कि जैसे मान लो एक ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर आप देखें, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर अपन देखें और इसकी टोटल लेंथ, ट्रेवल्ड टोटल लेंथ, जैसे ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है तो जो उसकी टोटल डिस्टेंस होती है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये टोटल डिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए इस लेंथ के कंपैरिजन में अपन ट्रेन को क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप लोग क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अपन यहां से स्टार को देखते हैं तो एक्चुअल में तो स्टार की साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन अपने से ऑब्जर्वर और स्टार के बीच की डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, तो स्टार को अपन पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे अपन क्या करते हैं कि Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि उसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इनको अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ओके,
अगर ऐसा नहीं है, बट इफ साइज ऑफ Q1 एंड Q2 इज वेरी लेस, दूसरा अपन ये कह दे कि Q1 और Q2 जो चार्जेस है उनकी साइज इनकी डिस्टेंस R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो भी अपन इस कुलाम्स लॉ को किसी भी साइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिए कि कुलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बट जैसे मान लो पॉइंट चार्ज नहीं है अपने पास, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, यहां तो आपने लगाया कि 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास Q1 एंड Q2, तो यहां पे अपन ने अप्लाई किया कुलाम्स लॉ, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपको मिला। बट जैसे मान लो इनको रिप्लेस करके अपन को स्पेयर बना दे, यहां पे रिप्लेस करा अपन ने, और Q1 और Q2 पे जितना चार्ज है सेम उतना ही चार्ज इन स्पेयर पे है, ये दो स्पेयर ले लिए। जैसे मान लो इस पे प्लस Q चार्ज है तो इस पे भी प्लस Q चार्ज है, इस पे भी प्लस Q चार्ज है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इन दो स्पेयर के पॉइंट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो इन पे भी अपन कुलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए, K इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता था अपने पास, जो G होता था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, उसकी वैल्यू जो होती थी थ्रू आउट द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो नॉट यूनिवर्सल, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वहां पे G डिपेंड नहीं करता था। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो K की वैल्यू है यहाँ पे, ये जो K कांस्टेंट दिया आपने, इसकी वैल्यू डिपेंड्स टू थिंग्स, इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजों पर डिपेंड करती है वैल्यू, टू थिंग्स पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो मीडियम, एक तो मीडियम क्या उस पर डिपेंड कर रही, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो चार्जेस रखे कहां गए हैं, मीडियम क्या है, Q1 Q2 अपॉन R पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में K की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और K की वैल्यू एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है, और सेकंड है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है जैसे CGS में तो इसकी वैल्यू अलग होगी, MKS में होगी तो इसकी वैल्यू अलग होगी, लाइक एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी ऐसा ही होता था, MKS में उसकी वैल्यू कितनी होती थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और सॉरी MKS में, और CGS में उसकी वैल्यू क्या होती थी 6.67 इंटू 10 की पावर -8। वैसे इसकी वैल्यू आपको बता दे कि MKS में 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है वैक्यूम के लिए, एक किसी मीडियम के लिए, G की वैल्यू तो सब जगह एक जैसी हो रही है। दूसरी उसी वैल्यू को अगर CGS में लिखते हैं तो वो 1 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो मतलब अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलते हैं, अलग अलग यूनिट्स में K की वैल्यू अलग अलग आपको मिलती है, MKS में अलग होगी, CGS में अलग होगी, और एक मीडियम पे डिपेंड करते हैं। तो ये 2 या 3 पॉइंट है जो कुलाम्स लॉ को अप्लाई करने से पहले अपन को देखना है कि ये एप्लीकेबल है नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत बड़ी है, जैसे मान लो ये स्पेयर है, इसकी साइज बहुत बड़ी है, और यहां से अगर इस पे चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी साइज बहुत बड़ी है, और मुझे यहां से इस पॉइंट पे अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो यहां पे मैं कुलाम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत बड़ी है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे मुझे दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस जगह आप कुलाम्स लॉ को अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसकी कंडीशंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि Q1 एंड Q2 जो है इसकी इनकी जो साइज है बहुत कम है, किसके कंपेरिजन में, R के कंपेरिजन में, इसीलिए अपन को गाउस लॉ पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के लिए गाउस लॉ पे अपन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इसके बारे में और क्या हो सकता है देखो, अब ये एक और इंपॉर्टेंट, उससे भी वेरी मोस्ट पॉइंट ले रहे हैं अपन लोग। Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, एंड फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F।
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है F। कंडीशन क्या है कि अपने पास कोई दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो है F। अब क्या किया मैंने, नाउ दीज पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय स्पेयर। अब इन पॉइंट चार्ज को हटा के इनकी जगह में दो स्पेयर रख दूं। पहले ऐसे दो पॉइंट थे आपके, ये पॉइंट ए Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। अब इसकी जगह मैंने दो स्पेयर ले लिए, ये एक स्पेयर है, इस पे चार्ज Q1 है, ये दूसरा स्पेयर है, इस पे चार्ज Q2 है। इस तरह से है। तो देन फोर्स ऑन ईच स्पेयर इज F डैश। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो मान लो F डैश है। तो अपन को कंपैरिजन करना है कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही नहीं हो रही, ठीक है। देन अब इसमें देखिए केस फर्स्ट क्या है, केस वन। इसमें केस वन देखिए, अपन ने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये देखा था कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उन चार्जेस के बीच में फोर्सेस है अपने पास F। और अगर उनकी जगह उनको हटा के मैं दो स्पेयर ले लूं जिन पे सेम चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है F डैश। तो अपन को पहले वाले फोर्स F पे और F डैश में कंपैरिजन करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है या सेम है क्या है। तो अपन ने देखा कि ये पहला केस लेते हैं, दोनों चार्जेस अपने पास देखो, दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ये एक चार्ज है अपने पास Q1 और ये Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस ले लीजिए आप लोग, इनके बीच की डिस्टेंस अपने पास R। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे, अपन समझ ही नहीं इस तरह से रिपेल कर रहे। तो मान लो इनके बीच में जो फोर्स आया वो F आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इन चार्जेस की जगह सेम डिस्टेंस रखते हुए इन चार्जेस को मैंने एक स्पेयर से कन्वर्ट कर लिया, रिप्लेस कर लिया। और ये इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस अभी भी R है, दो स्पेयर रख दिए, चार्ज सेम है, इस पे भी Q1 चार्ज है, इस पे भी Q2 चार्ज। तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे आपके पास क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां नजर आएंगे आपको इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो अब इन पॉजिटिव का जो सेंटर है, ये जो इनका सेंटर है, ये सेंटर यहां पे कहीं पे ट्रांसफर हो जाएगा। पहले यहां था सेंटर बीच में, अब ये सेंटर यहां हो गया। इनका भी जो पॉजिटिव पॉजिटिव का सेंटर है कहीं यहां पे आ जाएगा। तो अब ये जो सेंटर डिस्टेंस है, ये नई डिस्टेंस आपको मिल रही है R डैश, और ये पहले से ज्यादा हो गई। क्या हो गई, पहले से ज्यादा हो गई। तो अपन देखेंगे कि डिस्टेंस देखो, चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाता है तो न्यू जो फोर्स आ रहा है एफ डैश जो आ रहा है, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R डैश स्क्वायर। तो अब इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू होगी, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो ये फोर्स आपके पास कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू फोर्स आया आपका पास एफ डैश, न्यू फोर्स इस कंडीशन में वो लेस देन ओल्ड फोर्स, जो पहले लग रहा था उससे कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए, याद रखना है इसको कि लाइक चार्जेज है, अगर पॉइंट चार्जेज है उनकी जगह अगर मैं स्पेयर से उनको रिप्लेस कर दूं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होगा। यहां भी कूलॉम लॉ को आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो आप क्या करेंगे कि जो न्यू फोर्स आएगा, क्योंकि जो चार्ज है थोड़े से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो आप यहां देखेंगे कि एफ डैश जो आया वो लेस देन ओरिजिनल फोर्स या इनिशियल फोर्स। सेकेंड कंडीशन और क्या हो सकती है इसमें, देखो सेकंड कंडीशन है कि अब चार्जेस जो है वो लाइक नहीं अनलाइक चार्जेस है। इस तरह से अब आपके पास ये Q1 चार्ज आपके पास और ये माइनस Q2 चार्ज, इसको माइनस मानो, और इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है, और इनके बीच में मान लो फोर्स कितना लग रहा है अपने पास, गिवन है, एज्यूम करा है कि ए फोर्स है इनके बीच, ये इतना फोर्स लग रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन चार्जेस की जगह क्या रख रहे हैं अपन लोग, दो स्पेयर रखते हैं। तो फिर क्या होता है, अब इनकी जगह अपन ने क्या किया, दो स्पेयर से रिप्लेस कर दिया इसको।
दो स्पेयर ले लिए, ये दो स्पेयर ले लिए, और पहले वाली डिस्टेंस ये अभी भी आ रही है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये जो चार्जेस होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, बाय इंडक्शन मेथड से क्या हो रहा है, ये नेगेटिव इधर आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हो कि जो इनका सेंटर है, इनका जो सेंटर है आपके पास, इनका जो सेंटर मिला आपको, ये जो सेंटर मिल रहा है ये इधर आ जाएगा। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज। क्या हो गई, सेंटर के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो गई। इस बार क्या हो गई आपके पास, सेंटर की डिस्टेंस डिक्रीज हो गई आपके पास। ओके, तो ये जो सेंटर की डिस्टेंस डिक्रीज हुई आर डैश, तो अब आपको पता है कि एफ डैश क्या होगा, एफ डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r डैश का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। यानी एफ डैश जो होगा, न्यू फोर्स जो होगा, ग्रेटर देन इनिशियल फोर्स, ये कंडीशन हो। तो ये भी कूलम्ब्स लॉ से अपने पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, दो प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। अब प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं अपन लोग। 2 पॉइंट चार्जेस, एक तो है 9e एंड 16e आर केप्ट 70 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस है 9e और 16e, ये एक दूसरे से 70 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, 70 पे रखे। तो डायग्राम बनाए अपन यहाँ पे, दो चार्ज अपने पास, ये इस तरह से, ए पॉइंट पे तो अपने पास 9e, ये 9e चार्ज ले लो, और ये 16e चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन आपको, इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है आर है 70 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक तो बना लिया अपने, डायग्राम ड्रॉ कर लो, इससे आसान रहेगा। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज का मतलब कुछ भी ले लो, टेस्ट चार्ज ले लो, 1 कूलम्ब ले लो, 2 कूलम्ब ले लो, कुछ भी ले लो आप, कोई भी एक थर्ड चार्ज है आपके पास, उसको कहां रखा जाए, बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, कि उस चार्ज को कहां पे रखा जाए इनके बीच में कि वो रेस्ट कंडीशन पे रहे। मान लो कोई भी चार्ज है आपके पास, उसको आपसे यहां से 9e चार्ज से आपने x डिस्टेंस पे रख दिया, यहां पे रख दिया, और ये डिस्टेंस आपने ले ली x डिस्टेंस पे आपने उसको पुट कर दिया, और मान लो इस पॉइंट पे उस पे कोई फोर्स नहीं आ रहा। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाना आपको। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है किसी भी बॉडी या पार्टिकल पे नेट फोर्स जो है, एनएलएम फर्स्ट, नेट फोर्स 0 है एनएलएम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। तो ये आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है, इस पे दो फोर्सेस आ रहे हैं। ये 9e इसको इधर रिपेल कर रहा है, 9e इसको किधर रिपेल कर रहा है, इस साइड रिपेल कर रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है 9e के कारण, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 9e, एक इधर फोर्स आ रहा है। दूसरा जो अपने पास 16e वाला है वो भी उसको रिपेल कर रहा है, और उसके कारण जो फोर्स आ रहा है वो इधर की साइड आ रहा है, ये है F16E के कारण इधर है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। भाई इस पे फोर्स तो आ ही रहे ना, लेकिन इन दोनों फोर्सेस में क्या होना चाहिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो अपन ने यहां से क्या कहा कि जो फोर्स लग रहा है इस पे 9e के कारण और जो 16e के कारण लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन को हटा के मैंने मोड फॉर्म में ले लिया, तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, के चार्ज का नाम 9e किस पे कर रहा है, कैपिटल क्यू पे, और कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स स्क्वायर पे। दूसरा के, दूसरा चार्ज कितना 16e, और किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, कैपिटल क्यू पे, और डिस्टेंस कितनी बच गई 70 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है।
ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए आप लोग, इसका रूट स्क्वायर ले लीजिए आप, रूट टेकिंग रूट, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 70 माइनस x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना है x की वैल्यू यहां से सोल्व करने पे 210 माइनस 3x इक्वल टू 4x, तो ये हो गया 210 इज इक्वल टू 7x, तो x आ गया यहां से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया आपके, टोटल 70 है, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो यहां से 9E से कितनी डिस्टेंस पे आंसर है आपका 30 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E, यहां से 30 सेंटीमीटर हुआ, तो दूसरे वाले से कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले से कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16E, दूसरे से हो जाएगा, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा होगा फोर्थ, 1 एंड 2 दोनों अपने पास करेक्ट होंगे। ओके, तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं कि देखो थी, तो मुझे बताइए कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स ये अप्लाई करें, इसका मैग्नीट्यूड, तो इससे अपन दूर रखेंगे, पास में रखेंगे, इसका मतलब पास में रखेंगे किसी को, क्योंकि ये कम अप्लाई कर पा रहा है तो इसकी डिस्टेंस कम कर देंगे, तो इसका भी फोर्स बढ़ जाएगा, दोनों को बराबर करना है अपन, तो इसकी डिस्टेंस अपन कम कर देंगे, इसकी डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो डिस्टेंस भी कम कर देते हैं, तो फोर्स बढ़ जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट देख के आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिए किस साइड रखना होता है, इधर आपके पास स्मॉलर चार्जर होता है, उससे भी जिस चार्ज को अपन को स्टेबल करना है उसको उसी साइड रखना होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कोई प्रॉब्लम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम अपने पास, ये अपने पास दो चार्ज है, एक तो है 9E हो गए अपने पास अपन, और आर केप्ट 16 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर पे ये दोनों प्लेस है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अगला एक कैपिटल क्यू चार्ज को मैं कहां पे रखूं कि उससे पूरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो आपको खुद को पता होना चाहिए स्मॉलर चार्जर कौन सा है, ये वाला, तो इसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए, यहां पे कहीं पे होगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डायरेक्ट चेक करते हैं ऑप्शन, देखो पहला है अपने पास 16 डिस्टेंस है, तो चॉइस तो कोई आंसर होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होता तो आउटसाइड हो सकता था, ठीक है ना, नेगेटिव के लिए फिर भी बन सकता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पे आपके पास ये डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है न्यूट्रल पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये दो बच्चे आपके पास 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9Q एंड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम Q, तो Q के तो पास में होना चाहिए, तो Q ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मिल सकता है आपको, क्योंकि इसमें पास होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए, इससे पास होना चाहिए। फिर भी करके देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये इसको 9 वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, तो डायरेक्ट लिखो के 9E कैपिटल Q, और इससे डिस्टेंस इससे एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा के ई कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस बची हुई निकाल लो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। फाइनली अपन इसको सोल्व करेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/16 माइनस एक्स, और इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48
-3x इक्वल टू x, तो 48 इक्वल टू 4x, तो x आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। 9 क्यूब वाले चार्ज से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी, और अपन ने कॉमन सेंस लगा रखा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है फिजिक्स का, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग, ये आपको दो चार्जेस गिवन है, फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज एफ, और इन दोनों के बीच में जो अपने पास फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, मतलब ये भी इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा है, एफ लगा रहा है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो ये हो गया आपके पास एफ जो आ रहा है वो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इनिशियल फोर्स। अब क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग, ओके ऐसा ही है, दोनों चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू के इक्वल गिवन है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला आ गया अपने में, इनिशियल ये फोर्स है। अब ये क्या कह रहा है कि जो दोनों पॉइंट चार्ज है आपके पास, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, इनमें से आपको 25% चार्ज को एक से दूसरे पे ट्रांसफर करना है। तो इसका 25% कितना होगा, 2/4 हो गया। 25% कितना होता है, 100 का 25, और 1 का कितना होता है, 1/4। तो इसका 1 का मतलब Q का कितना हो गया, तो इतना इसमें से निकाल के उसको दूसरे को दे दीजिए। तो इसमें से अपन को कितना चार्ज कम करना है, Q/4। तो न्यू चार्जेस क्या हो जाएंगी, Q माइनस Q/4, इसमें से निकाल के उसको दे दो तो उस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेट चार्ज अभी भी कांस्टेंट होगा, वापस ऐड करके देख लो, ये कट गया तो अपने अभी भी 2Q चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसके बाद टोटल चार्ज कितना हो गया, Q माइनस 3Q, तो ये हो गया 3Q/4 75%, और ये हो गया अपने पास 125%, ये हो गया 5Q/4 125%। ओके, तो ये दोनों चार्जेज अब अपने पास, तो इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर लीजिए। तो F इक्वल टू न्यू फोर्स, तो K पहला चार्ज कितना अपने पास 3Q/4, दूसरा चार्ज कितना अपने पास 5Q/4 डिवाइडेड, डिस्टेंस अपन ने सेम रखी है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया। तो सोल्व कर लीजिए इसको, कुछ कट तो नहीं रहा अपने पास। तो ये कितना हो गया 15/8 हो गई, 15/8, और अभी ये सारी चीजें ऐसे की ऐसी है, KQ/R²। KQ/R² की जगह आप क्या लिख सकते हैं, KQ/R² की जगह एफ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आपने एफ लिख दिया, तो न्यू फोर्सेस क्या हो गया, एफ इनिशियल का 15/8 टाइम्स हो गया, मान ली बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना आपके पास, तो ये हो गया एफ, ये आंसर आपका 15/8, सॉरी 16, नॉट 8, 16, इसको 16 करिए, मल्टीप्लाई गलत किया है, तो ये हो गया 15/16, ये आएगा अपने पास 16। तो न्यू एफ जो होगा आपके पास वो होगा 15/16 एफ, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब न्यू फोर्स लेस देन इनिशियल फोर्स, ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो चार्जेज का अगर अपन लोग ट्रांसफर करते हैं तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जबकि चार्जेज अभी भी कांस्टेंट है, ध्यान रखिए इस बात को। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज को ट्रांसफर कर दे, देखो नेट चार्ज अभी भी कांस्टेंट है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेट चार्ज अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स भी कांस्टेंट होगा। आगे बात समझ में, तो फोर्सेस चेंज हो सकते हैं नेट चार्ज कांस्टेंट होने में। पहले भी अपने पास 2Q चार्ज था, अभी भी 2Q चार्ज है। तो यहाँ पे एसेशन रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पहले भी टोटल चार्ज 2Q है, अभी भी 2Q है, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है, तो बताइए फोर्स भी सेम होगा क्या? तो फोर्स उनके बीच में सेम नहीं होगा। एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अब फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज एफ।
सेम क्वेश्चन से आया पोर्स लग रहा है। अब इस बारी 50% चेंज करना है। एक पार्टिकल में से जो चार्ज है उसको 50% निकाल के दूसरे को दे देना है। तो देखो इनिशियल फोर्स तो कितना हो जाएगा आपके पास, इनिशियल तो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो इनिशियल फोर्स आ गया आपके। न्यू फोर्स कितना होगा, ये तो इनिशियल फोर्स हो गया अपने। न्यू फोर्स क्या होगा, किसी एक में से 50% निकाला तो उसमें तो बचा कितना 50%, तो Q बाई 2। पहले में ये बता न्यू में कितना हो जाएगा 1.5 मतलब 3Q बाई 2, 3 बाई 2 क्यों हो जाएगा, ये 1.5 हो गया ना, 150%, उसमें 50% रह गया। तो न्यू फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द न्यू फोर्स, के इनिशियल एक पश्चात अपन ने मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, तो 3/4 आंसर आ गया। और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो अपने पास इनिशियल थी अपने पास, तो न्यू फोर्स क्या होगा, इनिशियल फोर्स का 3/4 टाइम्स होगा। तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब यहां से ये पता चला कि अभी अपने दो प्रॉब्लम में देखा तो डिक्रीज ही हो रहा है, चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां से अपने पास फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज ही मिल रहा है आपको। ओके नेक्स्ट देखो, अब वैल्यू ऑफ के पे काम करना है अपन को, क्या बात करना है अपन को, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के पे बात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले के जो होता है अपने पास एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं अपन लोग। तो के बारे में जो पहली चीज है, फर्स्ट थिंग है, वो है कि इसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू। तो के की वैल्यू होती है आपके पास 9 इंटू 10⁹, ये इसकी वैल्यू होती है। और ये वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए। ये वैल्यू किसके लिए होती है, ये जो वैल्यू आपके पास इन वैल्यू ऑफ के इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसमें ये वैल्यू है आपके पास। और यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ओके ये जो वैल्यू है के की वैक्यूम में, ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है के की, मैक्सिमम वैल्यू के की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹, और वो वैक्यूम में ही सबसे बड़ी होती है। यानी अपने पास फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपने पास। अगर मैं Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस को सेम रखूं और मीडियम चेंज कर दूं तो क्या होगा, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है के की वो वैक्यूम के लिए होती है, तो मीडियम में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, के की वैल्यू मीडियम में कम हो जाएगी। तो के जो होता है ना, किसी भी मीडियम के लिए अगर के लिखते हो आप, के की वैल्यू अगर किसी भी मीडियम के लिए लिखते हो तो वो वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो मीडियम उस वैल्यू को कम करने की ताकत रखता है। क्या रखता है, कम करने की ताकत रखता है। तो मीडियम के पास एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। उस फैक्टर को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम का अलग अलग होने वाला है, तो वो फैक्टर जितना बड़ा होता है उतना फोर्स कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू जो है वैक्यूम में जितनी भी है वो पे, और मीडियम के पास एक फैक्टर होता है जिसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये के एम जो होगा किसी भी मीडियम के लिए, के एम की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। कितने टाइम्स कम हो जाती है,
के अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगी। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी ये। ओके, अब एप्सिलॉन आर ये वैल्यू कब कम होगी? जब एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि जो एप्सिलॉन आर लिया आपने, किसी भी मीडियम के लिए वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी आपके पास के की वैल्यू कम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो किसी भी मीडियम के लिए ध्यान रखिए, फॉर एनी मीडियम ऑलवेज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, ये कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो हर मटेरियल जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू रखता है वो हमेशा 1 से बड़ी रखता है। जब भी अपन 1 से बड़ी चीज का किसी में डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला कि के एम जो होता है ऑलवेज लेस देन के, ये वाली कंफर्मेशन अपन को मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में सबसे बड़ा फोर्स होता है। सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है चार्जेस के बीच में? जब वो वैक्यूम में हो। अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो आपको पता है कि जब के की वैल्यू कम हो रही है तो फोर्सेस भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से देख लीजिए। तो अगर मैं किसी मीडियम के लिए लिखता हूं यही फॉर्मूला, तो आपको पता है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के एम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? के एम। क्या हो गई? ये के एम हो गई। तो के एम हो गई। तो के एम का वैल्यू कितना होता है? यहां से सर्च कर लीजिए। के एम की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां से के अपॉन एप्सिलॉन आर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? फोर्स इन वैक्यूम। तो जो न्यू फोर्सेज आएगा वो क्या आएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द वैक्यूम फोर्स। तो वैक्यूम से 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो हमेशा चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है मीडियम में धीरे धीरे वो कम होता जाता है, क्योंकि मीडियम के पास एक कोफिशिएंट होता है वो जो हमेशा कम कर देता है। ठीक है, कम क्यों करता है वो आगे देखेंगे अपन लोग। तो ये वाला आपको यहां से पता हो जाना चाहिए। 3-4 चीजें मैंने लिखी है ये बहुत अच्छे से, कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स रह जाता है। दूसरा, के की वैल्यू भी हमेशा क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, ये अपने पास इसका यूनिट और वैल्यू आ गया। के सबसे बड़ा वैक्यूम में होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, ये किसका यूनिट है? न्यूटन फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2 हो गया। ये मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L1। तो ऊपर कौन बेटा है? स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो गया। आगे कूलम होता है किसका? होता है चार्ज का। तो A1 T1 फाइनली इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा। 12th क्लास का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो MLT के साथ A भी आना चाहिए। फर्स्ट बुक का लिखते हैं 11th क्लास का तो MLT, सेकंड बुक निकलते हैं तो लिखते हैं तो MLT और थीटा या K और यहां पे A। तो सेकंड बुक में इलेक्ट्रिसिटी में पूरा ये वाला फॉर्मूला बनने वाला होता है। तो इसके साथ पावर अपने पास, जब उस फॉर्मूले को फाइनली सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1342 और लास्ट के दो नंबर हो गए नेगेटिव। अब इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के? ये आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट। अब अगर इसकी वैल्यू मैं सीजीएस में लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? के की वैल्यू सीजीएस में, वैल्यू ऑफ के सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में लिखना है मुझे। ये एम केस या एसआई में था, ये किस में था? एम केस या एसआई में था। अगर मुझे सीजीएस में लिखना है तो क्या होगा? तो देखो, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, 9 × 10⁻⁹ तो ऐसे लिख लो। अब देखो 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10⁵, ये अपन को पता होना चाहिए, 10⁵। और दूसरा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 10⁵2 और ऊपर कौन स्क्वायर, तो 10⁴ हो जाएगा। डिवाइड में आओ, एक कूलाम में कितना सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है?
तो एक कूलाम है अपने पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशन, एक मैं हमेशा बोलता हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि एक कूलाम जो चार्ज होता है उसमें 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलाम होता है, या ईएसयू होता है, या फ्रैंकलिन होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। तो इसका अपन को स्क्वायर करना, देखिए यहाँ पे, तो स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, 9 × 10⁸, ये हो जाएगा। अब ये देखो 9 से 9 गया, इन सबको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली अपने पास आंसर आ गया 1। तो सीजीएस यूनिट में के की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है 1, और यूनिट हो गई इसकी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है ऐसे, स्टैटिक कूलाम स्क्वायर पूरे का एक साथ आएगा, ध्यान रखिए। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये भी कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो सीजीएस यूनिट में के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और एमकेएस में कितनी होती है 9 × 10⁹। अगर किसी मीडियम में जाएंगे तो अपन को याद रखना है कि ये वैल्यू कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो मीडियम होता है वो कम कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है अपने पास, वो अपने मॉलिक्यूल्स को, या कोई भी लिक्विड है वो अपने पार्टिकल्स को इजाजत देता है, परमिट करता है कि उनको रोकिए आप लोग, इसलिए उसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं अपन लोग। एयर पार्टिकल के पास इस तरह की परमिशन देने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोकने की पावर कम होती है, लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स को जब ये परमिशन मिलती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत स्पीड से रोकना स्टार्ट करते हैं, यानी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में वो डिक्रीज कर देते हैं। क्या हो गया, अरे कैमरे की पड़ी नहीं चला उसमें नहीं करनी है। मोबाइल से कर लेना ट्रांसफर, अब तो मोबाइल से कैसे फाइल भेज दूंगा पूरी। भूल गए मैं तो यार, ये इनको गोचा था चित्र का बाल था। हाँ, मेरी गलती निकाल लो है ना। हेलो, और कोई नहीं, मोबाइल पे तो आ जाएगा ना, कोई नहीं कोई नहीं। अरे कैमरा रिकॉर्डिंग होती है। अब आगे करके क्या करोगे, कितनी कर दिया आपने? वो क्लास ही होने को आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। तो बस अब थोड़ी देर की बची है क्या? हाँ, तो बस इसी को कर लो फिर। इसी को कर लेना अब तो। इसके ले लेंगे फिर, तो क्या है, कैसी आएगी जैसे। नहीं, इसकी तो और शानदार है। करो तुम तो, चालू चलने दो। अरे यार आगे चल भूल गए हम। अपना तो चल रहा है ना, ठीक है ठीक है। फोन पे देख लेना। तो सीजीएस सिस्टम में के की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और किसी भी मीडियम में जाएंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां आ जाते हैं अपन लोग। एक प्रॉब्लम है परमिटिविटी से रिलेटेड है अपने पास, देखो। तो अपन ने वहां पे देखा था 2-3 फॉर्मूले में फिर राइट कर रहा हूं, इनको अच्छे से याद करिए। एक तो एफएम, किसी भी मीडियम में चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होगा वो वैक्यूम से कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 1/ε r टाइम्स कम हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और यहां ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ε r जो है ना आपके पास, ε r वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तभी ऐसी सिचुएशन आएगी अपने पास, ठीक है। तो FM लेस देन FV, ये भी हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, के की वैल्यू जो आप लिख रहे हो किसी भी मीडियम के लिए, के की वैल्यू वो भी अपने पास K/ε r मिलेगी, ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी, ये दोनों आंसर निकल जाएंगे अपने पास यहाँ से। अब आगे चलते हैं अपन लोग। तो वैक्यूम में जो फोर्स है उसको अपन देखिए, वापस यहाँ देख रहे हैं। वैक्यूम में जो फोर्स आया अपने पास, वैक्यूम में जो फोर्स है, अगर उसमें मीडियम के फोर्स का डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ε0 = εr।
तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, ऐसे वहां से डायरेक्ट देख लिया अपन ने, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन को सब जगह यूज करना है, तो पहले यहां यूज करते, देयर आर टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम पोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज एफ। 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है। वैक्यूम में रखने पे उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। अब क्या कर रहे हैं अपन, नाउ दिस सिस्टम इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, एक लिक्विड में डुबो देते हैं। तो मैंने फिर कहा था कि लिक्विड में डुबोने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है, कितना कम होता है, 1/εr। ऐसे याद करना है, क्योंकि पूरी फिजिक्स को एक साथ अगर आप बिना कॉन्सेप्ट याद करेंगे तो वो फॉर्मूले ज्यादा दिन याद नहीं रह पाएंगे, और अपन को कंपटीशन में बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। तो रैपिड रिवीजन के लिए या रैपिड कंक्लूजन के लिए आप लोगों को ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। विदाउट एनी चार्ज एनी चेंज, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, एनी चेंज लिखना है। ओके सही लिखा हुआ, चार्ज नहीं है, चेंज ही है। देन फोर्स बिकम्स F/5। अब ये कह रहा है कि फोर्स कम हो जाता, तो अपन यही तो पता था अपन को। अब इसको किसी मीडियम में डुबो दिया जाए, इसी लिक्विड पे, यहाँ पे जैसे मान लो इनके बीच में कोई लिक्विड आ जाए, ये लिक्विड भर दो यहाँ पे, ये लिक्विड भर दिया आपने। अब ये जो फोर्स था ना, ये वाला फोर्स, अब ये कम होके F/5 रह गया, यानी मीडियम में आपको पता है फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, ये तो पता था अपने को। तो अपन को ये बताना है कि जो वो मटेरियल है, जो लिक्विड है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr बताना है। यहां से ये पता चल रहा है, यहां पे देख लीजिए εr के बारे में कि εr जो है, पहली बात तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस। तो एक तो ये यूनिट लेस हो गया, एक ये डायमेंशन लेस हो गया। 2 चीजें तो यहां से आपको सीधी सीधी दिख रही कि ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या स्पेसिफिक या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको। इसके 2 नाम है, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, या फिर स्पेसिफिक या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो अपने को पता है कि जो भी अपने पास फोर्स है भाई, मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के फोर्स का 1/ε टाइम्स रह जाएगा, ये वाली कंडीशन है। ओके, तो अब इसमें कितना फोर्स गिवन है अपने को, जो इसका फोर्स है उसका F/5 टाइम्स F/5, और इसमें कितना है अपने पास F। तो देखो F से F कैंसिल आउट हो गए, और ऊपर 1 है तो इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो εr कितना आ गया अपने पास 5। और मैंने कहा था किसी भी मीडियम के लिए εr की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी फॉर एनी मीडियम। ये लाइन अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है, किसी भी मीडियम के लिए आपके पास εr की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें एक देखिए आप लोग, εr 1 होता है, किसके लिए 1 होता है, εr 1 होता है आपके पास एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, और ये εr होता है इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर्स, गोल्ड के लिए। कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए εr, मेटल जितने भी है उनके लिए वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर मैं मान लो इन्हीं चार्जेस को इन्फिनिटी पे रख देता तो कितना फोर्सेस होता, क्या होना चाहिए था, εr इन्फिनिटी हो गया तो फोर्स कितना टाइम्स कम हो जाना चाहिए, 1/εr, और 1/εr का मतलब नीचे है 1/∞। तो इन्फिनिटी टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब कितना हो गया, 0। तो अगर चार्जेस को आप लोग किसी मेटल या गोल्ड के बीच में रख देते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर्स के बीच में अगर देखेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी होता है। जैसे वाटर के लिए वैल्यू होती है 81, है ना, आपको लैंड नहीं करनी है, गिवन रहेगी आपके पास। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, Q1 and Q2 two charge particles are kept in vacuum, their separation is R। ये कह रहे हैं कि 2 पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल आपके पास, और उनके बीच की सेपरेशन R है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है,
देखिए दो चार्ज पार्टिकल आपके पास Q1 एंड Q2 और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, ये भी गिवन है। ओके, नाउ दिस सिस्टम इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, किसी एक लिक्विड में डुबो दो इसको। अब इस सिस्टम को अपन ने क्या किया, इस सिस्टम को किसी एक नए लिक्विड में डुबो देते हैं। ये सेम सिस्टम है अपने पास, इसको एक लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं। ये कोई ना कोई लिक्विड अपने पास, ये किसी एक लिक्विड में अपन ने इसको रख दिया। और आपको पता है कि लिक्विड में रखते हैं तो लिक्विड के पास एक नंबर होता है, एक कोफिशिएंट होता है एप्सिलॉन आर, होता है यही। तो इतने टाइम्स फोर्स को कम कर देता है, 1 एप्सिलॉन आर फोर्स को टाइम को कम कर देता है वो। दूसरा है व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल सो दैट फोर्स बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल फोर्स। ये कह रहा है आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। मुझे सेम फोर्स रखना तो क्या करना चाहिए, देखो चार्ज को तो बदल नहीं से रहा, नहीं बदल पाएंगे अपन लोग। वो ये नहीं करे कि सिस्टम को मत बदलो, सिस्टम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, चार्ज को तो नहीं कर सकते। तो अपन चेंजेस किसको कर रहे हैं, ये कह रहा है कि चेंजेस आप डिस्टेंस को करो आप। तो बताइए बाद वाली डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी, सेम पहले जितना फोर्स हो। तो डिस्टेंस को मैं क्या कर देना चाहिए, मुझे कम या ज़्यादा, कम कर देना चाहिए, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि पता है कि मीडियम में रखने पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो मुझे वापस बढ़ाना है तो क्या कम कर देना चाहिए, डिस्टेंस को कम कर देना चाहिए। जितना उसका एप्सिलॉन आर है उतना ही टाइम्स उसको कम करने की कोशिश कर देनी चाहिए। देखिए क्या आंसर आएगा। और यहाँ गिवन है मीडियम का परमिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो देखो जितना अपन चाहते हैं कि जितना फोर्स मीडियम में है वो जितना वैक्यूम में होना चाहिए उतना ही मीडियम में होना चाहिए, ये गिवन कंडीशन है। ऐसा करना है अपन लोग, ये कंडीशन गिवन है आपको। देखो फोर्स बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल, ये फोर्स दोनों का पहले जितना था अभी इतना होना चाहिए। तो मीडियम में जितना फोर्स है उतना ही फोर्स आपका वैक्यूम, जितना फोर्स वैक्यूम में उतना ही फोर्स आपको मीडियम में रखना है। अब फॉर्मूला लिखिए, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Km Q1 Q2 न्यू डिस्टेंस R डैश का स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। चाहो तो आप इसके साथ K के साथ डायरेक्ट इसके रिलेशन में लिख दीजिए। तो Km को क्या लिख सकता हूँ, Km को लिख सकता हूँ मैं K अपॉन एप्सिलॉन R, ऐसा लिख सकता हूँ मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, K अपॉन एप्सिलॉन R, इधर है Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो K से K कैंसिल हो गया, ये पूरा चार्जेस चले जाएंगे। अब ये आपके पास बच गया। तो मुझे R डैश निकालना है, क्या निकालना मुझे, R डैश, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो सॉल्यूशन निकालो इसका, R डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन R। फाइनली इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा R अपॉन रूट एप्सिलॉन R। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान रखिए कि दो चार्जेज अगर किसी वैक्यूम में रखे हुए और उनको अगर मीडियम में रखा जाए और मुझे कहा जाए कि उनके बीच में फोर्सेज की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तो डिस्टेंस क्या लेनी चाहिए, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए आप R अपॉन रूट एप्सिलॉन R, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए इसको, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है। पहले डिस्टेंस 10 है, बाद में कितनी होगी, जैसे मान लो पहले डिस्टेंस 10 है उनके बीच में और उसको जिसमें डुबोया गया उसका एप्सिलॉन R 9 है, तो न्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 3 यानी 3.333 डिस्टेंस हो जाएगी। तो इतनी डिस्टेंस रखनी है, डिस्टेंस डिक्रीज करनी है। तो ये एक बहुत बढ़िया अपने पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। तो इस क्वेश्चंस को अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये नोट करके इसको लिख लीजिए कि इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो फोर्सेज चेंज नहीं होंगे, जितना फोर्स पहले होगा उतना ही फोर्स बाद में होगा। अब लास्ट में आ जाते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में अपन को कुछ लिमिटेशंस लिखनी है कि कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो एक तो डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर।
अगर दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर न्यूक्लियस का साइज होता है, 1 फेम्टोमीटर से अगर कम होती है तो वहां पे कुलाम्स के लॉ को आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होते ना तब भी अपन कुलाम्स लॉ को अप्लाई नहीं करते। ये स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, स्टैटिक होने चाहिए और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तीसरा इफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज साइज, ऑब्जेक्ट का अगर लार्ज साइज है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अपन कंप्लीट कर पाए आज कुलाम्स लॉ। अपनी फर्स्ट क्लास थी ये, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर फिजिक्स लेक्चरर की पहली क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल भी अपन ने बहुत अच्छे किए। नेक्स्ट टाइम पे अपन करेंगे कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन लॉ करेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगाते हैं। तो यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।